आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, जरा सोचिए, आज जब आप और हम मार्केट जाते हैं तो हमें क्या देखता है? चॉइसेस ही चॉइसेस, है ना? हमारे सामने सामान और सर्विस की एक पूरी दुनिया खुली है। एक वक्त था जब फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक्स एक सपने जैसा लगता था, और आज दुनिया के सबसे बेस्ट, सबसे लेटेस्ट डिजिटल कैमरास जैसे ही लॉन्च होते हैं, सीधे इंडिया के स्टोर्स में अवेलेबल हो जाते हैं। और यही हाल मोबाइल फोन्स और टीवीज का भी है। एक से एक नए मॉडल, सब आपकी हमारी पहुंच में है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी अब सीधे हमारे हाथों में और लिविंग रूम्स में आ चुकी है। और गाड़ियों की तो बात ही क्या है। पहले इंडियन सड़कों पर बस गिनती की 2-3 मॉडल्स दिखती थी, और अब अरे भाई, लगता है जैसे हर सीजन एक नया कार मेला लग जाता है। दुनिया की लगभग सारी टॉप कंपनीज अपनी गाड़ियां यहां बेच रही हैं। और ये कहानी सिर्फ इन बड़ी बड़ी महंगी चीजों की नहीं है। एक साधारण सी शर्ट से लेकर आप जो फ्रूट जूस पीते हैं वहां तक ब्रांड्स का जैसे एक धमाका सा हो गया है। एक एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमेशा से ऐसा ही था? क्या 8 से 20-30 साल पहले भी इंडिया का मार्केट ऐसा ही था? चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं देन एंड नाउ का फर्क। ये देखिए, इससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक तरफ देन, यानी वो दौर जब चॉइसेस बहुत कम थी, सिर्फ एम्बेसडर और फिएट जैसी गाड़ियां। और दूसरी तरफ है नाउ, जहां ब्रांड्स की बहार है, चॉइसेस की कोई कमी नहीं है। कितना बड़ा बदलाव है ना? बिल्कुल सही कहा। वो दिन तो अब बस यादों में रह गए हैं जब सड़कों पर सिर्फ एम्बेसडर और फिएट ही दिखती थी। पर ये सब हुआ कैसे और इतनी जल्दी? कि कैसे और कितनी जल्दी को समझने के लिए हमें द ग्रेट मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन को देखना होगा, क्योंकि ये जो बदलाव है ना, इसकी स्पीड आश्चर्यजनक है। इट्स माइंड ब्लोइंग। एक बात तो साफ है, ये जो ब्रांड्स और वैरायटी का मेला हम आज देख रहे हैं, ये कोई पुरानी बात नहीं है। ये एक रिलेटिवली रीसेंट फिनोमिनन है, मतलब हाल ही में हुआ है। हो सकता है आपके पेरेंट्स के टाइम में मार्केट इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग दिखता था। कितना रीसेंट? यकीन मानिए, ये पूरा काया पलट सिर्फ 20 सालों के अंदर हुआ है। जस्ट 2 डेकेड्स। इकोनॉमिक हिस्ट्री के हिसाब से तो ये पलक झपकने जैसा है। सिर्फ 20 साल में इंडिया का मार्केट पूरी तरह बदल गया। तो कह सकते हैं कि कुछ ही सालों के अंदर हमारे मार्केट्स का पूरा नक्शा ही बदल गया है। दे हैव बीन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। तो अब आते हैं असली बड़े सवालों पर। चलिए अब कुछ बड़े सवाल पूछते हैं। अब तक हमने ये तो देख लिया कि क्या बदला है, द व्हाट इज क्लियर। अब बारी है क्यों और कैसे की। इस बदलाव के पीछे आखिर वजह क्या है? कौन सी ताकतें हैं इसके पीछे? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इन तेजी से हुए बदलावों को हम आखिर समझे कैसे? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? तो ग्लोबल प्रोडक्शन, द एमएनसी स्टोरी। आज हम इस दिलचस्प कहानी में डुबकी लगाएंगे और जानेंगे कि कैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यानी एमएनसीज ने सामान बनाने के तरीके को पूरी दुनिया में हमेशा के लिए बदल के रख दिया है। लेकिन इस ग्लोबल गेम को ठीक से समझने के लिए चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, है ना? लेट्स गो बैक अ बिट। आखिर इन एमएनसीज के आने से पहले चीजें बनती कैसे थी? आप सोचिए, 20th सेंचुरी के बीच तक, यानी कह लीजिए 1950s तक, प्रोडक्शन का काम ना ज्यादातर एक ही देश के अंदर रहता था। मतलब अगर कोई कार बन रही है तो उसका इंजन, उसके टायर्स, उसकी बॉडी, सब कुछ, एवरीथिंग एक ही देश की फैक्ट्री में बनता था और वहीं पे असेंबल भी हो जाता था। तो आप सोचेंगे, अगर प्रोडक्शन एक ही देश में था तो फिर देशों के बीच बिजनेस कैसे होता था? वेल, उस जमाने में ना बॉर्डर्स के पार बस गिनती की कुछ चीजें ही जाती थी। पहला, रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल जैसे कॉटन। दूसरा, खाने पीने का सामान जैसे गेहूं और मसाले। और बस तीसरा था पूरी तरह से तैयार प्रोडक्ट्स। जो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस था वो देश के अंदर ही रहता था। सिंपल। और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे अपने देश कॉलोनियल इंडिया में ही देखने को मिलता है। यहां से क्या जाता था? रॉ मटेरियल्स और अनाज। और बदले में हम क्या इंपोर्ट करते थे? विदेशों में बने बनाए कपड़े और मशीनें। तो उस वक्त ट्रेड ही था जो दुनिया को कनेक्ट कर रहा था। लेकिन फिर, जैसा कि हर कहानी में होता है, सीन में एंट्री हुई एक नए प्लेयर की, और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलो हमारे अगले विषय पर चलते हैं। व्हाट इज एन एमएनसी? तो ये नए प्लेयर्स कौन थे? ये थे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यानी एमएनसीज। इन्होंने प्रोडक्शन के पूरे गेम को ही आप समझ लीजिए उलट पुलट कर दिया। पर आखिर ये एमएनसीज हैं क्या चीज? तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर समझें तो एक एमएनसी ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्शन का काम एक से ज्यादा देश में फैला हुआ है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ अलग अलग देशों में अपना सामान बेचती नहीं है, बल्कि
उसे वहां बनाती भी हैं। यही है इनका सबसे बड़ा सीक्रेट सॉस, आप कह सकते हैं। पर यह सब क्यों? इनका मेन गोल क्या है? एक ही जवाब है, प्रॉफिट, यानी कि पैसा। एमएनसीज हमेशा ऐसी जगह ढूंढती रहती हैं जहां उन्हें सस्ते मजदूर मिल जाएं, बाकी रिसोर्सेज सस्ते मिल जाएं। इससे होता क्या है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट यानी लागत कम हो जाती है और मुनाफा स्काई हाई। चलो हमारे अगले विषय पर चलते हैं, हाउ एमएनसीज स्प्रेड प्रोडक्शन। चलिए अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को ना एक बहुत ही सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक अ जर्नी विद अ बिग एमएनसी जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है। देखते हैं ये काम कैसे करती है। तो देखिए, एक सिंगल प्रोडक्ट की एक ग्लोबल जर्नी शुरुआत होती है अमेरिका से, जहां रिसर्च सेंटर्स में इसका डिजाइन तैयार होता है। फिर इसके जो पार्ट्स हैं वो सस्ती लागत पर बनने के लिए जाते हैं चाइना। वहां से ये पार्ट्स ट्रैवल करते हैं मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप, जहां इन्हें जोड़कर फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। पर कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। जब ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिक जाता है तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस यानी कस्टमर केयर इंडिया में बैठे कॉल सेंटर से हैंडल की जाती है। अमेजिंग, राइट? तो इस पूरे एग्जाम्पल से क्या साफ हो जाता है कि आज गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ ग्लोबली बेचे नहीं जा रहे, बल्कि उन्हें प्रोड्यूस भी ग्लोबली किया जा रहा है। प्रोडक्शन अब एक जगह का काम नहीं रहा, ये एक जायंट ग्लोबल पजल की तरह बन गया है, जिसके अलग अलग टुकड़े पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। चलो हमारे अगले विषय पर चलते हैं, द एमएनसी एडवांटेज। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कंपनीज इतनी झंझट करती ही क्यों हैं? एक ही जगह सब कुछ क्यों नहीं बना लेती? चलिए इसके पीछे का एडवांटेज यानी कि जो असली फायदा है उसे समझते हैं। देखिए, हर लोकेशन को एक बहुत ही खास वजह से चुना गया था। चाइना को क्यों चुना? क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग सस्ती पड़ती है, ठीक है। मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप को क्यों चुना? क्योंकि वो अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े मार्केट्स के बिल्कुल पास हैं, इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाता है। और इंडिया, वेल, यहाँ के स्किल्ड इंग्लिश बोलने वाले प्रोफेशनल्स बेस्ट कस्टमर केयर दे सकते हैं। सब कुछ एकदम स्ट्रेटेजिक है। तो इस पूरी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का एंड रिजल्ट क्या है? इससे कंपनी को क्या मिलता है? सोच के देखिए। इस तरह से पूरी दुनिया में काम फैलाकर एक कंपनी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में, आप विश्वास नहीं करेंगे, 50 से 60% तक की बचत कर सकती है। 50 to 60%, ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर। और जैसा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल साफ कहता है कि प्रोडक्शन को अलग अलग देशों में फैलाने का फायदा इन कंपनीज के लिए ट्रूली इमेंस यानी कि बेहद बेहद बड़ा है। ये सिर्फ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मुनाफा नहीं है, ये एक पूरा गेम चेंजिंग एडवांटेज है जिससे वो मार्केट में सबसे आगे रहती हैं। हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले एमएनसीज दूसरे देशों में जाती ही क्यों हैं? फिर समझेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट आखिर है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रोडक्शन को कंट्रोल कैसे करती हैं। एक रियल लाइफ केस स्टडी भी है कारगिल और परख फूड्स की। और फिर हम एमएनसीज की असली पावर को समझेंगे। फाइनली इन सबको जोड़कर देखेंगे कि हमारी इंटरलिंक्ड दुनिया का बिग पिक्चर क्या है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। सवाल सीधा सा है, ये एमएनसीज आखिर ग्लोबल जाती ही क्यों हैं? मतलब अपना देश छोड़कर दूसरी जगह प्रोडक्शन करने का क्या रीजन है? आइए इसकी आसान सी वजह को समझते हैं। देखिए, कोई भी एमएनसी ऐसी ही कहीं भी फैक्ट्री नहीं लगा देती। उनकी एक पूरी चेकलिस्ट होती है। सबसे पहले तो वो जगह मार्केट के क्लोज होनी चाहिए। फिर वहां सस्ते दाम पर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लेबर मिलने चाहिए। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन के लिए जो भी दूसरे फैक्टर्स हैं वो भी आसानी से अवेलेबल होने चाहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनके फेवर में होनी चाहिए। चलिए हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, ये सारा सेटअप करने के लिए कंपनी को पैसा खर्च करना पड़ता है, राइट? बस इसी पैसे लगाने को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये ग्लोबल प्रोडक्शन का फ्यूल है, इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो सवाल उठता है, इन्वेस्टमेंट है क्या? सिंपल भाषा में समझें तो ये वो पैसा है जो जमीन, बिल्डिंग, मशीन्स या दूसरे इक्विपमेंट खरीदने पर खर्च किया जाता है। और इसके पीछे उम्मीद क्या होती है? यही कि ये सारी चीजें आगे चलकर प्रॉफिट कमा कर देंगी। बस इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जब बिल्कुल यही काम यानी यही इन्वेस्टमेंट एक एमएनसी अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में करती है तो बस उसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इतना सिंपल है। चलिए हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं। ओके, तो अब तक क्या हुआ? एमएनसी ने परफेक्ट लोकेशन ढूंढ ली, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल है, इतनी दूर बैठकर वो प्रोडक्शन को कंट्रोल कैसे करते हैं? वेल, इसके लिए उनके पास कुछ खास स्ट्रैटेजीज होती हैं। देखिए, आमतौर पर एमएनसीज 3 तरीके इस्तेमाल करती हैं।
नंबर 1, वो किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं, जिसे हम जॉइंट प्रोडक्शन कहते हैं। नंबर 2, सीधे सीधे लोकल कंपनी को खरीद ही लेती हैं। और नंबर 3, वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देकर काम करवाती हैं। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को आराम से समझते। तो पहली स्ट्रैटेजी है जॉइंट प्रोडक्शन। यहाँ क्या होता है, एमएनसी एक लोकल कंपनी के साथ मिलकर काम करती है। अब इससे लोकल कंपनी को 2 जबरदस्त फायदे मिलते हैं। एक तो उन्हें पैसा मिलता है नई नई मशीन्स खरीदने के लिए, और दूसरा जो कि बहुत बड़ा फायदा है, एमएनसीज अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं। अब आती है स्ट्रैटेजी नंबर 2, और ये सबसे कॉमन राउट है। ये है सीधे लोकल कंपनीज को खरीद लेना। एमएनसीज के पास वेल्थ यानी पैसा इतना ज्यादा होता है कि उनके लिए छोटी लोकल कंपनीज को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, और एक बार खरीद लिया तो फिर प्रोडक्शन को जितना मर्जी एक्सपैंड कर सकते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट है। इसको आप आउटसोर्सिंग भी कह सकते हैं। यहाँ एमएनसी खुद फैक्ट्री नहीं खोलती, बल्कि वो दुनिया भर में फैले छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देती है। फॉर एग्जाम्पल कपड़े बनाने का, या जूते बनाने का, या स्पोर्ट्स आइटम्स बनाने का। ये छोटे प्रोड्यूसर्स सामान बनाते हैं और एमएनसी को सप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर असली पावर गेम समझने वाला है। भले ही ये छोटे प्रोड्यूसर्स सामान बना रहे हैं, लेकिन सारी शर्तें एमएनसी तय करती है। प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, क्वालिटी कैसी होगी, डिलीवरी कब तक करनी है, यहाँ तक कि वहाँ काम कर रहे लेबर की कंडीशंस कैसी होंगी, हर चीज का कंट्रोल एमएनसी के हाथ में होता है। पावर उनके पास है। चलिए हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं। इन सब स्ट्रैटेजीज को और अच्छे से समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी देखते हैं, वो भी इंडिया से ही। तो कहानी है 2 कंपनीज की। एक तरफ है कारगिल फूड्स, अमेरिका की एक बहुत बड़ी एमएनसी। दूसरी तरफ थी पारक फूड्स, इंडिया की एक जानी मानी कंपनी। अब पारक फूड्स का मार्केट में नाम था, उनका मार्केटिंग नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ था, और उनके पास अपनी 4 ऑयल रिफाइनरीज भी थीं। तो कारगिल ने क्या किया, उन्होंने सीधे पारक फूड्स को खरीद लिया, और इसके साथ ही पारक फूड्स का पूरा नेटवर्क और सारी रिफाइनरीज कारगिल के कंट्रोल में आ गई। तो इस डील का असर क्या हुआ? असर हुआ स्केल का। इस टेकओवर के बाद कारगिल इंडिया की सबसे बड़ी एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर बन गई। उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो गई कि अब वो इंडिया में हर रोज डेली 50 लाख यानी 5 मिलियन एडिबल ऑयल के पाउचेस प्रोड्यूस कर सकती है। सोचिए, एक दिन में 5 मिलियन पाउचेस। चलिए हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये कारगिल वाला एग्जाम्पल हमें इन एमएनसीज की अजीमोशान ताकत की एक झलक देता है। लेकिन ये ताकत आखिर है कितनी बड़ी? आइए इसको थोड़ा और आसानी से समझें। एक बात पर जरा गौर कीजिए। ये स्टेटमेंट कहता है कि in fact many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budgets of the developing country governments। मतलब कई टॉप MNCs के पास इतना पैसा है जो कई डेवलपिंग देशों के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है। एक कंपनी एक पूरे देश के बजट से ज्यादा अमीर, जस्ट इमेजिन। और ये चार्ट उसी बात को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। ये जो लंबा वाला बार आप देख रहे हैं, ये एक टॉप एमएनसी की वेल्थ है, और उसके बगल में ये जो छोटा सा बार है, ये एक डेवलपिंग कंट्री का पूरा बजट है। डिफरेंस आपके सामने है, नो कंपैरिजन। तो अब आप ही सोचिए, इतनी जबरदस्त दौलत के साथ इन एमएनसीज का पावर और इन्फ्लुएंस कितना कितना ज्यादा होगा। चलिए हमारे आखिरी टॉपिक पर चलते हैं। तो हमने एमएनसीज की स्ट्रैटेजीज देखी, उनका इन्वेस्टमेंट समझा और उनकी पावर भी देखी। अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इससे हमारी दुनिया की बिग पिक्चर कैसे बन रही है। तो हमने क्या देखा अब तक कि एमएनसीज अलग अलग तरीके यूज कर रही हैं। कभी लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके, कभी उनको सप्लाई का ऑर्डर देकर, कभी उनके साथ कंपटीशन करके, या फिर सीधे उन्हें खरीद कर। इन सब तरीकों से वो दूर दूर के देशों में प्रोडक्शन पर अपना गहरा असर डाल रही हैं। तो इन सब का रिजल्ट क्या निकलता है? द बिग रिजल्ट ये है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दूर दूर जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब आपस में इंटरलिंक हो रहा है, एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है। चलिए आज डिस्कस करते हैं फोर्ड मोटर्स की केस स्टडी। अच्छा, तो फोर्ड की पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, उस वक्त में जब उन्होंने इंडिया में पहली बार एंट्री ली थी। तो देखिए, उनका सफर शुरू हुआ 1995 में। तब उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ हाथ मिलाया। फिर इसके ठीक बाद उन्होंने चेन्नई के पास एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा कर दिया। 2017 आते आते प्रोडक्शन तो अपने पीक पर था, मतलब इंडिया में भी गाड़ियां बेच रहे थे और बाहर भी भेज रहे थे।
हाँ, हालांकि अब उन्होंने डोमेस्टिक सेल्स रोक दी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट अब भी जारी है। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं था। पता है कितना इन्वेस्ट किया? पूरे 1700 करोड़ रुपए, यानी 1700 करोड़। सोच सकते हैं आप? ये एक मैसिव इन्वेस्टमेंट था उस टाइम के हिसाब से। देखिए, उनका प्लान भी काफी सॉलिड था। उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी एक ऐसी कंपनी को पार्टनर बनाया जो इंडिया को, यहाँ के मार्केट को अच्छे से जानती थी, और यही कोलैबोरेशन उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्हें इंडियन मार्केट को समझने में बहुत बहुत मदद मिली। तो अब जब हमने फोर्ड की इंडिया में एंट्री और उनके इन्वेस्टमेंट्स को देख लिया है, एक बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये है कि क्या फोर्ड एक एमएनसी है? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। अब तक जो भी हमने जाना है उसके बेसिस पर आप क्या सोचते हैं? क्या फोर्ड मोटर्स को हम एक एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कह सकते हैं? और अगर आपका जवाब हाँ है तो सोचिए ऐसा क्यों है। ओके, तो इसका जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक एमएनसी आखिर होती क्या है। ये रही डेफिनेशन। देखिए, एक एमएनसी ऐसी कंपनी होती है जो है तो एक देश की, अ कंपनी दैट इज बेस्ड इन वन कंट्री, लेकिन उसका प्रोडक्शन और बिजनेस का कंट्रोल एक से ज्यादा देशों में होता है। यहाँ दो चीजें बिल्कुल की हैं। एक, कंपनी का एक होम कंट्री होता है, और दूसरा, उसका प्रोडक्शन पर कंट्रोल दूसरे देशों में भी होता है। ठीक है, डेफिनेशन तो समझ आ गई। अब चलिए इस डेफिनेशन के फिल्टर से फोर्ड के केस को देखते हैं। लेट्स कनेक्ट द डॉट्स एंड सी कि फोर्ड इसमें फिट बैठता है या नहीं। पहला पॉइंट, क्राइटेरिया नंबर 1, ग्लोबल प्रेजेंस। सिंपल है, फोर्ड कहाँ की कंपनी है? अमेरिका के, राइट? लेकिन उनका प्रोडक्शन नेटवर्क देखिए, पूरी दुनिया में 26 देशों में फैला हुआ है। तो पहला बॉक्स तो टिक हो गया, दे आर अ ग्लोबल कंपनी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, क्राइटेरिया नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। याद है ना, 1995 में एंट्री ली और फिर वो 1700 करोड़ का मैसिव इन्वेस्टमेंट किया एक प्लांट खड़ा करने में। ये प्लांट क्या साबित करता है? यही कि उनका अपने होम कंट्री के बाहर यानी इंडिया में प्रोडक्शन पर पूरा कंट्रोल था। और यही तो एमएनसी की डेफिनेशन का दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और अब तीसरा और शायद सबसे कन्विंसिंग पॉइंट, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स। सोचिए, 2017 तक फोर्ड ने इंडियन मार्केट में 88,000 गाड़ियां बेची, ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि उसी प्लांट से उन्होंने 1,81,000 कार्स एक्सपोर्ट की। और जैसा हमने पहले बात की, इंडिया में सेल्स बंद होने के बाद भी उनका ये एक्सपोर्ट का काम रुका नहीं, चलता रहा। ये बार चार्ट देखिए, इससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक तरफ है 88,000 कार्स जो इंडिया में बिकी, और दूसरी तरफ उससे डबल से भी ज्यादा 1,81,000 कार्स जो यहीं से बाहर भेजी गईं। इसका मतलब साफ है, इंडिया वाला प्लांट सिर्फ लोकल मार्केट के लिए नहीं था, बल्कि ये उनके पूरे ग्लोबल ऑपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक क्रिटिकल हिस्सा था। तो पहला क्राइटेरियन चेक, दूसरा चेक और तीसरा भी चेक। इन सब बातों से वर्डिक्ट बिल्कुल साफ है ना? फोर्ड मोटर्स इज एन एमएनसी, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। उन्होंने एमएनसी होने के सारे बॉक्सेस टिक कर दिए हैं। लेकिन आइए इस कहानी को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। ये केस स्टडी सिर्फ फोर्ड के बारे में नहीं है, ये असल में हमें इंडिया के रोल के बारे में एक बड़ी पिक्चर दिखाती है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में इंडिया का क्या रोल है? सोच के देखिए, जो गाड़ियां चेन्नई के प्लांट में बन रही थी वो सिर्फ इंडिया की सड़कों पर दौड़ने के लिए नहीं बन रही थी। नहीं, उन गाड़ियों को पूरी दुनिया के बड़े बड़े मार्केट्स में भेजा जा रहा था। लिटरली मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, फ्रॉम चेन्नई टू द वर्ल्ड। और आप जानना चाहेंगे ये मार्केट्स थे कौन से? देखिए, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील और यहाँ तक के फोर्ड के अपने घर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट क्वालिटी के मामले में बेस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को टक्कर दे सकता है। तो चलिए इस डिस्कशन को एक थॉट के साथ खत्म करते हैं। फोर्ड ने इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह यूज किया दुनिया के लिए गाड़ियां बनाने के लिए। अब आप सोचिए, और कौन सी ऐसी बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं जो ऐसा ही कर रही हैं या शायद फ्यूचर में कर सकती हैं? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, इस पर जरूर सोचना। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल डिस्कस करते हैं। एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यानी एमएनसी और एक आम कंपनी में आखिर क्या फर्क होता है? कभी सोचा है आपने? एक का नाम तो पूरी दुनिया जानती है, पर दूसरी शायद आपके ही शहर तक सीमित हो। आइए इस एक्सप्लेनर में इसी डिफरेंस को आसान शब्दों में समझते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम जानेंगे कि एमएनसी आखिर होती क्या है, फिर हम उनके ग्लोबल और लोकल ऑपरेशंस को कंपेयर करेंगे,
उसके बाद हम उनके पैसे और मार्केट्स की बात करेंगे, उनके स्केल और टेक्नोलॉजी को समझेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी द की टेक अवे जो आपको हमेशा याद रखना है। तो ये है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, एक एमएनसी दूसरी कंपनी से आखिर किन मायनों में अलग है? चलिए इसका जवाब ढूंढना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो किसी भी चीज को आगे समझने से पहले उसकी बुनियाद, उसके बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये एमएनसी है क्या चीज? बिल्कुल सिंपल टर्म्स में एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक ऐसी कंपनी है जो एक से ज्यादा देश में सिर्फ काम नहीं करती बल्कि वहां प्रोडक्शन को ओन या कंट्रोल करती है। यानी उनके फैक्ट्रीज, उनके ऑफिसेज, उनका पूरा प्रोडक्शन सेटअप किसी एक देश तक महदूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? उनके काम करने का तरीका यानी उनके ऑपरेशंस एक नॉर्मल लोकल कंपनी से इतने अलग कैसे हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ इस टेबल में देखिए, फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है ना? एक एमएनसी के लिए पूरी दुनिया उनका प्लेग्राउंड है, वो मेनी कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं। वहीं दूसरी कंपनीज ज्यादातर अपने ही देश में वन कंट्री में काम करती है। और सिर्फ काम ही नहीं, प्रोडक्शन का कंट्रोल भी देखिए। एक एमएनसी हो सकता है अमेरिका में डिजाइन करे, चाइना में पार्ट्स बनवाएं और इंडिया में असेंबल करें, जबकि एक लोकल कंपनी का सारा प्रोडक्शन उसके अपने होम कंट्री में ही होता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकला? ये ही कि एमएनसीज का एक ग्लोबल फुटप्रिंट होता है। वो किसी एक देश के मैप में फिट ही नहीं हो सकती, उनका कैनवस तो पूरी दुनिया है। और इसके बिल्कुल उलट दूसरी कंपनीज का फोकस एकदम लोकल होता है, उनकी पूरी दुनिया उनका अपना देश होता है। जैसे सोचिए कोई ऐसी कंपनी जो सिर्फ इंडिया के मार्केट के लिए इंडिया में ही काम करती है। अब देखिए, इतने बड़े ग्लोबल लेवल पर काम करने के लिए पैसा भी तो उतना ही ज्यादा लगेगा, राइट? तो जो अगला बड़ा फर्क है वो है इनके पैसे और मार्केट में। चलिए इस इन्वेस्टमेंट ट्रेल को फॉलो करते हैं। एमएनसीज जो हैं वो दूसरे देशों में जाकर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करती हैं। इसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई। सोच के देखिए, अमेरिका की एक कंपनी इंडिया में एक नई फैक्ट्री खोलने के लिए करोड़ों रुपए लगा रही है, ये है एफडीआई। जबकि लोकल कंपनीज का पैसा ज्यादातर अपने ही देश के अंदर इन्वेस्ट होता है। और मार्केट की बात करें तो एमएनसीज अपना सामान पूरे इंटरनेशनल मार्केट में बेचती हैं, जबकि दूसरी कंपनीज ज्यादातर डोमेस्टिक यानी अपने ही देश के मार्केट में सामान बेचती हैं। ये पिक्चर पूरी कहानी को एकदम क्लियर कर देती है। एक तरफ एमएनसीज हैं जिनका टारगेट है पूरी दुनिया यानी इंटरनेशनल मार्केट्स, उनके कस्टमर्स अलग अलग देशों से हैं। और दूसरी तरफ है बाकी कंपनीज जिनका पूरा फोकस अपने ही देश पर यानी डोमेस्टिक मार्केट्स पर रहता है। ओके, अब आते हैं एक और बहुत बहुत बड़े डिफरेंस पर, और वो है स्केल और टेक्नोलॉजी। मतलब कौन कितना बड़ा है और किसके पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। यहाँ तो जमीन आसमान का फर्क है। अब सोचिए जरा, अगर आपको पूरी दुनिया के लिए सामान बनाना है तो आपको आखिर कितना सामान बनाना पड़ेगा? बहुत ज्यादा, राइट? इसीलिए एमएनसीज का जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है वो वेरी लार्ज होता है। और इतना सब कुछ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एडवांस टेक्नोलॉजी और ढेर सारा पैसा यानी ह्यूज कैपिटल। इसके बिना तो आप ग्लोबल कंपटीशन में टिक ही नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ लोकल कंपनीज का स्केल छोटा या मीडियम होता है, इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी और कैपिटल नीड्स भी लिमिटेड होती हैं। और ये जो हम कैपिटल यानी पैसे की बात कर रहे हैं, इस चार्ट में देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है एमएनसीज का ह्यूज कैपिटल का टावर और दूसरी तरफ है आम कंपनीज का लिमिटेड कैपिटल। इसी फाइनेंशियल पावर के दम पर तो एमएनसीज पूरी दुनिया में डोमिनेट करती हैं। चलिए इस सब को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि सब कुछ और क्लियर हो जाए। एमएनसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है फोर्ड मोटर कंपनी। है तो ये अमेरिकन कंपनी, पर उसकी गाड़ियां दुनिया के अनगिनत देशों में बनती हैं और बिकती भी हैं। और अदर कंपनीज की कैटेगरी में कौन आएगा? सोच लीजिए, इंडिया की कोई भी छोटी सी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए ही सामान बनाती है। ओके, तो हमने इतनी सारी बातें डिस्कस कर ली, ऑपरेशंस, पैसा, टेक्नोलॉजी, लेकिन इस सब का निचोड़ क्या है? इस पूरे डिस्कशन का की टेक अवे क्या है? अगर एक लाइन में सब कुछ समेटना हो तो वो क्या होगी? ये रही वो गोल्डन लाइन जो आपको हमेशा याद रखनी है। ये लाइन सब कुछ कह लेती है, ध्यान से सुनिए। एन एमएनसी ऑपरेट्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन सेवरल कंट्रीज, जबकि दूसरी कंपनीज ऑपरेट विद इन अ सिंगल कंट्री एंड ऑन अ स्मॉलर स्केल। बस यही है मेन डिफरेंस, सेवरल कंट्रीज वर्सेस अ सिंगल कंट्री। तो चलिए इस एक्सप्लेनर से ये 3 की डिफरेंसेस फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, ज्योग्राफी। MNCs operate in many countries,
बाकी ऑपरेट इन वन कंट्री। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। एमएनसीज करती हैं लार्ज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाकी करती हैं लोकल इन्वेस्टमेंट। और नंबर 3, स्केल। एमएनसीज का होता है ह्यूज स्केल एंड एडवांस टेक, जबकि बाकियों का स्मॉलर स्केल एंड लिमिटेड टेक। सिंपल राइट। चलिए, आज हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, यानी विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये फॉरेन ट्रेड है क्या। देखिए, अगर हम इतिहास में झांकें तो सदियों से अलग अलग देशों को आपस में कनेक्ट करने का, उन्हें जोड़ने का सबसे बड़ा चैनल फॉरेन ट्रेड ही रहा है। आपने हिस्ट्री की किताबों में ट्रेड रूट्स के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, है ना? वही पुराने रास्ते जिन्होंने इंडिया और साउथ एशिया को ईस्ट और वेस्ट के मार्केट से जोड़ा था। और पता है, इन्हीं ट्रेडिंग इंटरेस्ट की वजह से तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनीज इंडिया आई थी। तो इसका आखिर काम क्या है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो फॉरेन ट्रेड से प्रोड्यूसर्स को एक चांस मिलता है कि वो सिर्फ अपने देश के मार्केट्स यानी डोमेस्टिक मार्केट्स तक ही लिमिटेड ना रहें। वो अपना सामान, अपने प्रोडक्ट्स देश के बाहर दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी बेच सकते हैं और वहां के प्रोड्यूसर्स के साथ कॉम्पीट भी कर सकते हैं। और हम जैसे बायर्स का क्या, हमारे लिए क्या फायदा है? वेल, हमारे लिए इसका मतलब है चॉइस। जब बाहर से सामान इंपोर्ट होता है तो हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। हम सिर्फ मेड इन आवर कंट्री चीजों तक ही सीमित नहीं रहते, चॉइसेस की एक पूरी दुनिया खुल जाती है। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, हाउ ट्रेड कनेक्ट्स मार्केट्स। हमने प्रोड्यूसर्स और बायर्स की बात तो कर ली, लेकिन असल सवाल तो ये है कि आखिर ये ट्रेड अलग अलग देशों के मार्केट्स को आपस में इंटीग्रेट यानी जोड़ता कैसे है? इसका प्रोसेस क्या है? आइए देखते हैं। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को हम 4 आसान स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। स्टेप 1, गुड्स ट्रैवल, मतलब सामान एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक सफर करता है। जब ये होता है तो हम आते हैं स्टेप 2 पर, चॉइसेस राइज। बायर्स के पास चीजों की वैरायटी बढ़ जाती है। फिर आता है स्टेप 3, प्राइसेस इक्वलाइज। जब बहुत सारे लोग एक ही चीज बेच रहे हैं तो कंपटीशन के कारण उस चीज की कीमत अलग अलग मार्केट्स में लगभग सेम होने लगती है। और फाइनली स्टेप 4, प्रोड्यूसर्स कम्पीट। अब 2 अलग अलग देशों के प्रोड्यूसर्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, सीधा कंपटीशन। तो इन सारे स्टेप्स का रिजल्ट क्या है? बॉटम लाइन ये है कि फॉरेन ट्रेड अलग अलग देशों के मार्केट्स को आपस में कनेक्ट कर देता है, उन्हें एक साथ लाकर इंटीग्रेट कर देता है। चलिए हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, एक केस स्टडी। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझने में और मजा आएगा। हम बात करेंगे इंडिया के टॉय मार्केट की और देखेंगे कि कैसे चाइनीज टॉयज ने इस मार्केट का पूरा चेहरा ही बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है ऐसे। चाइनीज टॉय मैन्युफैक्चरर्स ने नोटिस किया कि इंडिया में खिलौने टॉयज काफी हाई प्राइस पर बिक रहे हैं। उन्हें इसमें एक ब्रिलियंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने क्या किया, अपने सस्ते प्लास्टिक टॉयज को इंडिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और बस फिर क्या था, इंडियन मार्केट में एक बड़ा बदलाव आया। चाइनीज टॉयज 2 रीजन से हिट हो गए। एक, वो सस्ते थे और 2, उनके डिजाइन्स बिल्कुल नए थे। नेचुरली इंडियन बायर्स को ये एक बेहतर डील लगी और चाइनीज टॉयज तेजी से पॉपुलर होने लगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना गहरा था, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70 से 80%। सोच के देखिए, सिर्फ 1 साल के अंदर इंडिया की 70 से 80% टॉय शॉप्स ने इंडियन टॉयज को हटाकर चाइनीज टॉयज रख लिए। अचानक इंडियन मार्केट में खिलौने पहले से कहीं ज्यादा सस्ते हो गए। चलिए हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, कंपटीशन, विनर्स एंड लूजर्स। मार्केट तो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन इस कहानी में हीरो कौन था और विलन कौन? इस बदलाव से किसको फायदा हुआ और कौन पीछे छूट गया? क्योंकि याद रखिए, ट्रेड की कहानी के हमेशा 2 साइड होते हैं, अ विनर एंड अ लूजर। तो इस गेम में जीता कौन? सबसे पहले इंडियन बायर्स, हम और आप। हमें सस्ते दामों पर ढेर सारे नए नए खिलौने मिलने लगे, ग्रेटर चॉइस, लोअर प्राइसेस। और दूसरे विनर थे ऑफ कोर्स चाइनीज टॉय मेकर्स। उनके लिए तो ये अपना बिजनेस बढ़ाने की लॉटरी लग गई थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, लूजर्स। और इस केस में इस कंपटीशन का सीधा नुकसान हुआ इंडियन टॉय मेकर्स को। उनके बनाए खिलौनों की बिक्री एकदम से गिर गई और उन्हें काफी भारी लॉसेस झेलने पड़े। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, द कोर कॉन्सिक्वेंस। इस पूरी केस स्टडी से, इस कहानी से हम क्या अहम सबक सीखते हैं, इसका अंजाम क्या है? और सबक ये है, यही तो फॉरेन ट्रेड का असली पावर है। ट्रेड के कारण 2 अलग अलग देशों के प्रोड्यूसर्स अब एक दूसरे से डायरेक्ट कंपटीशन में हैं। सोच के देखिए, भले ही उनके बीच हजारों मील का फासला हो, लेकिन मार्केट में वो बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं।
बेसिकली फॉरेन ट्रेड दुनिया को एक बड़ा सा ग्लोबल मार्केट बना देता है। तो एक बात तो साफ है, फॉरेन ट्रेड से कंज्यूमर्स को सस्ता सामान मिलता है और ज्यादा चॉइस भी। लेकिन क्या हमने सोचा है कि इस ग्लोबल कंपटीशन की असली कीमत कौन चुकाता है? व्हाट इज द ट्रू कॉस्ट? मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं, इस पर सोचना जरूर। ग्लोबलाइजेशन आसान भाषा में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दुनिया के अलग अलग देश यानी कंट्रीज बहुत तेजी से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। अब यहाँ दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इंटीग्रेशन, जिसका मतलब है अलग अलग देशों की इकोनॉमीज का आपस में मिल जाना, और दूसरा है इंटरकनेक्शन, यानी उनका आपस में एक गहरा कनेक्शन बन जाना। चलिए अब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। सवाल ये है कि आखिर इस ग्लोबलाइजेशन को चला कौन रहा है? इसके पीछे का इंजन क्या है? वेल, इसका जवाब है MNCs यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। और ये बात बिल्कुल साफ है, ग्लोबलाइजेशन के इस पूरे प्रोसेस में MNCs का सबसे बड़ा हाथ है। ये वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में काम करती हैं। वो सामान बनाती हैं, बेचती हैं और प्रोडक्शन भी करती हैं। जरा सोचिए, आप जो फोन यूज कर रहे हैं या जो शूज पहने हैं, बहुत हाई चांस है कि उसे किसी MNC ने ही बनाया हो। पता है, पिछले कुछ 20-30 सालों में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। ये MNCs पूरी दुनिया में ऐसी जगहों की तलाश में हैं जहां उन्हें सामान बनाना सस्ता पड़े। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? सिंपल है, इससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट यानी लागत एकदम कम हो जाती है और उनका मुनाफा यानी प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इंजन की बात तो हो गई, लेकिन हर इंजन को चलने के लिए फ्यूल तो चाहिए, राइट? तो ग्लोबलाइजेशन का फ्यूल क्या है? वो है इन्वेस्टमेंट और ट्रेड। आइए देखें कि इनके जरिए MNCs देशों को आपस में जोड़ती कैसे हैं। इसका पहला तरीका है फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश। इसका सीधा सा मतलब है कि जब एक देश की कोई कंपनी, मान लीजिए अमेरिका की कोई MNC, दूसरे देश में जैसे इंडिया में पैसा लगाती है। ये पैसा हो सकता है नई फैक्ट्री खोलने के लिए, जमीन खरीदने के लिए या कोई ऑफिस बनाने के लिए। इसी को कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और दूसरा तरीका है फॉरेन ट्रेड, जिसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। मतलब जब देशों के बीच सामान और सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी आदान प्रदान बढ़ जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं MNCs के कंट्रोल में रहता है। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? जब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड बढ़ता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि अलग अलग देशों के प्रोडक्शन और मार्केट्स आपस में गहराई से जुड़ जाते हैं, यानी इंटीग्रेट हो जाते हैं। चलिए अब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। इतनी थियोरी के बाद इस पूरे प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्ड मोटर्स का। देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक्शन में कैसा दिखता है। देखिए, फोर्ड मोटर्स जब इंडिया आई तो उसने क्या किया? पहला, उसने इंडियन मार्केट के लिए गाड़ियां बनाई, सिंपल। दूसरा, उसने यहां बनी हुई कार्स को दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया। और तीसरा, सबसे इंटरेस्टिंग, वो यहां गाड़ियों के पार्ट्स बनाकर उन्हें अपनी दुनिया भर की दूसरी फैक्ट्रीज में भेजती है। तो इससे क्या पता चलता है कि फोर्ड का इंडिया प्लांट सिर्फ इंडिया के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि वो एक ग्लोबल नेटवर्क का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो अब तक हमने क्या समझा? हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से देशों के बीच क्या क्या चीजें तेजी से आ जा रही हैं। पहला, गुड्स एंड सर्विसेज यानी सामान। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स यानी पैसा। और तीसरा, टेक्नोलॉजी यानी नई नई तकनीक। अच्छा, हमने सामान, पैसा और टेक्नोलॉजी की बात कर ली, लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? शायद नहीं। यहाँ एक हिस्सा अभी भी बाकी है, द मिसिंग पीस। आइए इस पूरी तस्वीर के इंसानी पहलू को भी देखें। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में है? सिर्फ सामान, पैसा और टेक्नोलॉजी? जरा सोचिए, और क्या हो सकता है जो देशों के बीच मूव करता हो? बिल्कुल सही, लोग, इंसान भी तो एक देश से दूसरे देश जाते हैं। क्यों जाते हैं? बेहतर इनकम के लिए, अच्छी नौकरी के लिए या फिर बेहतर एजुकेशन के लिए। लोगों का ये मूवमेंट भी तो देशों को आपस में जोड़ता है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। जहाँ एक तरफ सामान, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट का मूवमेंट देशों के बीच बहुत तेजी से बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों का मूवमेंट उतना नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि इस पर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि सख्त वीजा रूल। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को एक क्विक समरी में समेट लेते हैं।
हमने सीखा कि ग्लोबलाइजेशन देशों के बीच तेजी से जुड़ने का एक प्रोसेस है। इसके पीछे का इंजन एमएनसीज हैं जो सस्ती प्रोडक्शन की तलाश में रहती हैं। इसका फ्यूल है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड, और इन सब से दुनिया भर के प्रोडक्शन और मार्केट्स एक हो जाते हैं। अब जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आप हर दिन ऐसी कौन सी एक चीज इस्तेमाल करते हैं जो ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट है? अपने फोन से लेकर आपकी कॉफी तक जरा सोचिए और आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन आपसे कितना करीब है। आज हम बात करेंगे उन टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स के बारे में जिन्होंने हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को शेप किया है। बेसिकली टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को इतना आगे कैसे बढ़ाया। तो इस पूरी चर्चा का फोकस क्या है? हम ये समझेंगे कि टेक्नोलॉजी आखिरकार ग्लोबलाइजेशन के पीछे का सबसे बड़ा इंजन कैसे बनी। इसने सच में हमारी दुनिया को इतना कनेक्ट कर दिया है कि अब सब कुछ पास लगता है, जैसे दुनिया छोटी हो गई हो। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले लगभग 50 सालों से टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इम्प्रूव हुई है ना कि इसने ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को एकदम से बूस्ट कर दिया है। और ये प्रोसेस रुक नहीं रहा, बल्कि और तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब हम अपने अगले विषय पर चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति। इसने सामान को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और सस्ते में मूव करना पॉसिबल बना दिया है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? देखिए, सिंपल सा मतलब है टेक्नोलॉजी में ऐसे सुधार जिससे लंबी लंबी दूरियों तक सामान भेजना एक तो बहुत फास्ट हो गया और दूसरा काफी सस्ता हो गया। बस यही दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, स्पीड और पैसा। अब स्क्रीन पर देखिए, आसानी से समझ आ जाएगा। पहले क्या था? डिलीवरी बहुत धीरे होती थी, खर्चा बहुत ज्यादा था और आप एक लिमिट से ज्यादा सामान भेज ही नहीं सकते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी के आने के बाद डिलीवरी सुपर फास्ट हो गई, कॉस्ट एकदम नीचे आ गया और वॉल्यूम की तो कोई टेंशन ही नहीं रही। इसी वजह से तो इंटरनेशनल ट्रेड आज इतना कॉमन हो गया है। दो इस ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन में सबसे पहला गेम चेंजर क्या था? एक बहुत ही सिंपल सी चीज, कंटेनर्स। जी हाँ, बस ये लोहे के बड़े बड़े बॉक्स। और इन कंटेनर्स ने तो जैसे सब कुछ बदल के रख दिया। सामान को एक बार कंटेनर में डाला और फिर वही कंटेनर सीधा जहाज, ट्रेन, प्लेन या ट्रक कहीं भी लोड हो जाता था। जरा सोचिए, इससे पोर्ट पर सामान उतारने चढ़ाने का खर्चा कितना कम हो गया होगा, और स्पीड तो इतनी बढ़ गई कि सामान मार्केट तक फटाक से पहुंचने लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंटेनर्स ने जमीन और समुद्र का सीन बदला, पर हवा में भी एक जोरदार इनोवेशन हुआ, एयर ट्रांसपोर्ट। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या था? एयर ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत तेजी से नीचे आ गया, और जैसे ही कॉस्ट कम हुआ, एयरलाइन से भेजे जाने वाले सामान का वॉल्यूम एकदम से बढ़ गया। खास करके ऐसी चीजें जो महंगी हैं या जल्दी खराब हो जाती हैं, उनके लिए तो ये ब्लेसिंग जैसा था। तो अब हम अपने अगले विषय पर चलते हैं, द इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि अब डेटा सामान से भी तेज हो गया। और देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। ट्रांसपोर्टेशन में जो हुआ वो तो था ही कमाल, लेकिन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट्स हुए वो तो उससे भी कहीं ज्यादा रिमार्केबल थे। सामान को मूव करना एक बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को इंस्टेंटली मूव करना वो बिल्कुल अलग लेवल की चीज है। अगर हम कम्युनिकेशन के सफर को देखें तो कितना अमेजिंग है ना? शुरुआत हुई टेलीग्राफ और टेलीफोन से, फिर आई सैटेलाइट्स, फिर कंप्यूटर्स, और फाइनली जिसने सब कुछ बदल दिया वो था इंटरनेट। हर एक स्टेप ने हमें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। और इंटरनेट, इसने तो पूरी गेम ही बदल दी। आप दुनिया में किसी से भी कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हो, दूर दराज के इलाकों से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, वॉइस मेल कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सब कुछ होता है नेग्लिजिबल कॉस्ट्स पर, मतलब खर्चा ना के बराबर। यही इसकी असली ताकत है। तो चलिए अब हम अपने अगले विषय पर चलते हैं, ग्लोबलाइजेशन इन एक्शन। अब तक हमने थ्योरी देखी, अब देखते हैं कि ये सब चीजें असल में एक साथ कैसे काम करती हैं, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, लंदन के लीडर्स के लिए एक न्यूज मैगजीन बन रही है, लेकिन उसकी डिजाइनिंग और प्रिंटिंग दिल्ली में हो रही है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह पॉसिबल कैसे है? तो चलिए देखते हैं ये जादू होता कैसे है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले तो मैगजीन का पूरा टेक्स्ट इंटरनेट के जरिए लंदन से दिल्ली भेजा जाता है। फिर डिजाइन कैसा होगा, इसके सारे ऑर्डर्स टेलीकम्युनिकेशन यानी फोन के जरिए दिए जाते हैं। दिल्ली में बैठे डिजाइनर कंप्यूटर पर पूरी मैगजीन डिजाइन करते हैं। जब प्रिंटिंग हो जाती है तो मैगजीन्स को एयर ट्रांसपोर्ट से सीधा लंदन भेज दिया जाता है। और रही बात पेमेंट की, वो भी इंस्टेंटली हो जाती है इंटरनेट से, ई बैंकिंग के थ्रू। देखा आपने, हर स्टेप में टेक्नोलॉजी है।
इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, एयर ट्रांसपोर्ट सब एक साथ काम कर रहे हैं। तो अब हम अपने अगले विषय पर चलते हैं, कनेक्टिंग आवर वर्ल्ड। इस पूरी कहानी का, इस पूरे एक्सप्लेनर का आखिर में पॉइंट क्या है, द फाइनल टेक अवे? सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि टेक्नोलॉजी के कारण फिजिकल डिस्टेंस अब उतना मायने नहीं रखता, वो धीरे धीरे इररेलेवेंट होता जा रहा है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप दिल्ली में बैठे हैं या लंदन में? टेक्नोलॉजी ने आपको इतना कनेक्ट कर दिया है कि आप ऐसे काम कर सकते हैं जैसे आप एक ही कमरे में हो। ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने वाला दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का लिबरलाइजेशन। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और आखिर समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इस बेड कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, फिर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे और देखेंगे कि आजादी के बाद इंडिया की पॉलिसी क्या थी। इसके बाद हम उस बड़े बदलाव की बात करेंगे जो 1991 में आया, और आखिर में इन सब को जोड़कर हम समझेंगे कि लिबरलाइजेशन का आखिर मतलब क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, ट्रेड बैरियर्स। और इसे आसान बनाने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, चाइनीज टॉयज का। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर इंडियन गवर्नमेंट बाहर से आने वाले चाइनीज टॉयज पर एक टैक्स लगा दें? सोच के देखिए इसका असर क्या हो सकता है। तो देखिए, यहां एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। जब इंपोर्ट पर टैक्स लगता है तो जो लोग उन टॉयज को ला रहे हैं उन्हें वो टैक्स भरना पड़ता है। इस वजह से खरीदने वालों के लिए, यानी हमारे लिए, वो टॉयज महंगे हो जाते हैं, और इसका रिजल्ट, लोग महंगे चाइनीज टॉयज कम खरीदेंगे और उनका इंपोर्ट अपने आप ही कम हो जाएगा। और इसका सीधा फायदा किसको मिलेगा? हमारे इंडियन टॉय मेकर्स को, जिनका बिजनेस बढ़ने लगेगा। तो ये जो टैक्स है ना, जिसके बारे में हमने अभी बात की, ये ट्रेड बैरियर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिल्कुल आसान शब्दों में, ये गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई एक रुकावट है ताकि फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल किया जा सके। इसको बैरियर यानी रुकावट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सामान को आसानी से आने जाने से रोकता है। सरकार इस टूल से डिसाइड करती है कि कौन सा सामान देश में आएगा और कितना आएगा। अच्छा, अब हम ये तो समझ गए कि ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि आजादी के बाद इंडिया ने आखिर ये बैरियर्स लगाए ही क्यों थे? चलिए इसके पीछे का रीजन जानते हैं। देखिए, जब इंडिया आजाद हुआ तो सरकार ने विदेशी ट्रेड और विदेशी इन्वेस्टमेंट दोनों पर ही काफी रुकावटें लगा दी। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त 1950s और 60s में इंडिया की अपनी इंडस्ट्रीज बिल्कुल नई थी, उन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी था। अगर उस वक्त ही उन्हें बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज से कंपटीशन करना पड़ता तो वो शायद कभी आगे बढ़ ही नहीं पाती। इस पॉलिसी के टाइम सिर्फ वही चीजें इंपोर्ट करने की इजाजत थी जिनकी देश को सख्त जरूरत थी, जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनरी, खेती के लिए फर्टिलाइजर्स और जरूरी पेट्रोलियम। इसके अलावा बाकी ज्यादातर चीजों के इंपोर्ट पर रोक दी ताकि इंडिया के अपने प्रोड्यूसर्स को बढ़ने का मौका मिल सके। पर फिर आया एक बहुत बड़ा मोड़। साल था 1991, जब सब कुछ बदलने वाला था। ये वो टाइम था जिसने इंडिया की इकोनॉमी को एक बिल्कुल नई दिशा दी। हाँ, 1991 ये साल इंडियन इकोनॉमी के लिए एक लैंडमार्क है। इस साल के आसपास ऐसी पॉलिसीज लाई गईं जिन्होंने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। ये एक नए युग की शुरुआत थी, और इस नई सोच को ये लाइन बिल्कुल ठीक से बताती है। सरकार को यह महसूस हुआ कि अब वो वक्त आ गया है जब इंडियन प्रोड्यूसर्स को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के प्रोड्यूसर्स से कम्पीट करना चाहिए। अब कंपटीशन को एक खतरे की तरह नहीं देखा जा रहा था, बल्कि उसे क्वालिटी बेहतर करने का एक जरिया माना जा रहा था। ये स्लाइड 1991 से पहले और बाद की सोच का अंतर बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, पहले फोकस था अपने प्रोड्यूसर्स को विदेशी कंपटीशन से बचाना, लेकिन 1991 के बाद फोकस शिफ्ट हो गया। अब फोकस था कंपटीशन को बढ़ावा देकर अपने प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस और उनकी क्वालिटी को सुधारना। एकदम स्ट्रैटेजी बदल गई। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया ये बड़ा कदम अकेले नहीं उठा रहा था। इस फैसले के पीछे दुनिया के बड़े और पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी सपोर्ट था। तो ये सारी बातें हमें अपने सबसे जरूरी सवाल पे ले आती हैं। आखिर ये लिबरलाइजेशन है क्या? चलिए अब इस बड़े आइडिया को आसानी से समझते हैं। तो लिबरलाइजेशन का सीधा साधा मतलब है सरकार द्वारा लगाए गए इन्हीं बैरियर्स या रिस्ट्रिक्शंस को हटाना। जब कोई सरकार विदेशी ट्रेड पर अपनी रुकावटें कम कर देती है तो उसी प्रोसेस को हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। सिंपल है ना? तो इसका लिबरलाइजेशन का असर क्या हुआ? इसके रिजल्ट्स बहुत क्लियर थे। सामान अब आसानी से देश में आ भी सकता था और बाहर जा भी सकता था।
विदेशी कंपनीज को इंडिया में आकर अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिस खोलने की इजाजत मिल गई। और सबसे बड़ी बात, बिजनेसेस अब आजाद थे। वो खुद फैसला कर सकते थे कि उन्हें क्या इंपोर्ट करना है और क्या एक्सपोर्ट। तो हमने ये सीखा कि लिबरलाइजेशन ने इंडियन इकोनॉमी के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। लेकिन यहां मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। ये बात तो आम है कि कंपटीशन से क्वालिटी बेहतर होती है, पर क्या इसका फायदा सभी को, समाज के हर तबके को बराबर मिलता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे हम WTO के नाम से जानते हैं। अब एक ऐसी ग्लोबल बॉडी है जिसके रूल्स का असर सीधा हमारी आपकी जिंदगी पर पड़ता है। सोच के देखिए, जो फोन आप यूज कर रहे हैं, जो दाल आपके घर में बनती है, कहीं ना कहीं इसके पीछे WTO के फैसले हैं। तो एक सवाल है आपके लिए, कभी सोचा है आपने कि जब इंडिया बाहर के देशों से मान लीजिए मोबाइल फोन्स या कार्स इंपोर्ट करता है और अपने यहां से मसाले या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है, तो इस पूरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गेम के रूल्स आखिर लिखता कौन है? वेल, इसका एक बहुत बहुत बड़ा जवाब है WTO। तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आसान शब्दों में समझे तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका काम है देशों के बीच होने वाले ट्रेड के लिए रूल सेट करना। इसको आप ना ग्लोबल ट्रेड का ट्रैफिक कॉप समझ लीजिए। जैसे ट्रैफिक पुलिस का काम है सड़क पर गाड़ियां ठीक से चलती रहे, वैसे ही WTO का काम है कि देशों के बीच सामान का आना जाना यानी ट्रेड स्मूथली चलता रहे। थोड़े फैक्ट्स जानते हैं इसके बारे में। WTO की शुरुआत हुई 1995 में और इसका हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर जिनीवा में। और इसका मेन गोल क्या है? इसका सबसे बड़ा मकसद है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना। लिबरलाइज मतलब कि देशों के बीच ट्रेड में जो भी रुकावटें हैं, जो बैरियर्स हैं, उन्हें हटाना, ताकि सामान और सर्विसेज आसानी से आ जा सके। और हां, ये कोई छोटा मोटा क्लब नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें 160 से भी ज्यादा देश मेंबर्स हैं और ऑफ कोर्स इंडिया भी इसका हिस्सा है। अब आप सोचिए, 160 से ज्यादा देश, इसका सीधा सा मतलब यह है कि WTO जो भी रूल्स बनाता है वो दुनिया के लगभग पूरे ट्रेड पर असर डालते हैं। इट्स अ बिग डील। तो अब जब हमने बेसिक समझ लिए हैं, चलिए अब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर WTO काम क्या क्या करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन फंक्शंस ऑफ द WTO। इसकी पूरी आइडियोलॉजी, इसकी नींव एक ही कॉन्सेप्ट पर टिकी है, फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार। ओके, सो इसके मेन काम क्या है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला, ये चाहता है कि ट्रेड फ्री हो और फेयर भी हो। दूसरा, इसके लिए ये ग्लोबल ट्रेड रूल सेट करता है। तीसरा, ये ट्रेड बैरियर्स यानी जो रुकावटें होती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा टैक्स जिसे हम टैरिफ्स कहते हैं, उन्हें कम करने की कोशिश करता है। चौथा, अगर दो देशों के बीच ट्रेड को लेकर कोई झगड़ा हो जाए तो WTO एक रेफरी या जज की तरह बीच में आकर उस विवाद को सुलझाता है। और पांचवा, ये सभी देशों को नेगोशिएशन के लिए यानी बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है जहां वो आकर ट्रेड डील्स पर बात कर सके। तो WTO का जो कोर बिलीफ है, जो मूल मंत्र है, वो ये है कि देशों के बीच ट्रेड एकदम फ्री होना चाहिए, नो रोक टोक। आइडिया तो ये है कि इससे सब देशों की इकोनॉमी बढ़ेगी, सबको फायदा होगा। काइंड ऑफ लाइक राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। लेकिन यहां एक बट है, क्या यह सच में होता है? और बस यहीं से आके एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ये जो फ्री ट्रेड का आइडिया है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सबके लिए फेयर है? क्या इस गेम के रूल्स एक पावरफुल डेवलप्ड कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री दोनों के लिए एक जैसे हैं? सोचने वाली बात है, राइट? तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं और इस फेयरनेस के इशू को ठीक से समझते हैं। ओके, तो अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू पर, अ क्वेश्चन ऑफ फेयरनेस, द रियलिटी ऑफ ट्रेड रूल्स। जैसा मैंने कहा, फ्री ट्रेड का आइडिया कागज पर तो बेस्ट लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसकी रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि WTO को शुरू करने का इनिशिएटिव किसने लिया था। यह आई थी डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से, जो अमीर और विकसित देश हैं, और इसी वजह से इस पर हमेशा से एक आरोप लगता आया है कि इसके रूल्स ही ऐसे बनाए गए हैं जो इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। और इस कंट्रोवर्सी की जड़ क्या है? देखिए, क्रिटिक्स का कहना है कि इसमें एक डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने जरूरी सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े स्मार्ट तरीके से अपने ट्रेड बैरियर्स बनाए रखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ WTO के रूल्स डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया को फोर्स करते हैं कि वो अपने ट्रेड बैरियर्स हटा दें। नतीजा, उनकी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं जो अभी बढ़ रही हैं, उन्हें नुकसान होता है। तो ये एक तरह से एक तरफा गेम हो जाता है ना? इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को देखिए। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के जो किसान हैं, वो अमीर देशों के किसानों से कंपीट ही नहीं कर पाते। क्यों?
क्योंकि उन देशों की सरकारें अपने किसानों को इतना ज्यादा पैसा, इतनी सब्सिडीज देती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में आकर बहुत सस्ते हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन में हमारे किसान कैसे टिकेंगे? तो अब सवाल यह है कि इस पूरी पिक्चर का इंडिया पर क्या असर होता है, हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए इसी को समझने के लिए अब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। ओके, सो लेट्स ब्रिंग इट ऑल होम, व्हाई दिस मैटर्स टू इंडिया। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि इस पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स का, इन रूल्स का इंडिया पर क्या इंपैक्ट है। देखिए, WTO जैसी जो पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने हमेशा से इंडिया पर फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज करने के लिए, यानी खोलने के लिए प्रेशर बनाया है। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल है, फॉरेन ट्रेड पर कोई भी बैरियर, कोई भी रुकावट देश के लिए हार्मफुल है। और इसी सोच का, इसी प्रेशर का एक बहुत बड़ा रोल था जब इंडिया ने 1991 में अपनी इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए खोलने का वो हिस्टोरिक डिसीजन लिया था। तो चलिए आज समझते हैं कि पिछले 20 सालों में ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा है। हम ये देखेंगे कि इससे कंज्यूमर्स यानी आप और हम जैसे लोगों और देश की बड़ी बड़ी कंपनीज की दुनिया कैसे बदल गई। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे पहला और सबसे साफ दिखने वाला इंपैक्ट हुआ वो था कंज्यूमर्स पर, खासकर उन लोगों पर जो शहरों में रहते हैं। अचानक से मार्केट में हर चीज के लिए इतने ऑप्शंस आ गए जैसे एक नई दुनिया ही खुल गई हो। तो आखिर हुआ क्या था? सिंपल है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से मार्केट में प्रोड्यूसर्स के बीच कंपटीशन यानी एक होड़ सी मच गई और इसका सीधा सीधा फायदा उठाया कंज्यूमर्स ने। मतलब अब हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा चॉइस थी, चीजों की क्वालिटी बेहतर हो चुकी थी और दाम भी कम हो गए थे। इसको ना थोड़ा और सिंपल तरीके से देखते हैं। ग्रेटर चॉइस का मतलब क्या? मान लीजिए आपको एक फोन खरीदना है। पहले शायद 1 या 2 ऑप्शन होते थे, अब आपके पास दर्जनों ब्रांड्स हैं। फिर आती है इंप्रूव्ड क्वालिटी। जब इतना कंपटीशन होगा तो हर कंपनी को अपनी चीज बेस्ट बनानी ही पड़ेगी, है ना? इसके बाद लोअर प्राइसेस। ये तो जाहिर सी बात है, जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो कीमतें गिरती हैं। और इन सबका मिला जुला नतीजा क्या निकला? हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। लोगों का जीने का तरीका, उनका लाइफस्टाइल पहले से कहीं बेहतर हो गया। चलिए हमारे अगले विषय पर चलते हैं। अभी तक हमने कंज्यूमर्स की बात की, जिनके लिए तो सब अच्छा ही अच्छा था। लेकिन अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। जो लोग सामान बना रहे थे, प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स, उनके लिए ग्लोबलाइजेशन की स्टोरी इतनी सिंपल नहीं थी। ये एक मिक्स स्टोरी थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका इम्पैक्ट यूनिफॉर्म नहीं था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह सबके लिए एक जैसा नहीं था। कुछ लोगों के लिए ये एक वरदान साबित हुआ तो कुछ दूसरों के लिए शायद उतना नहीं। बिल्कुल एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह। और यहां आप उन 2 पहलुओं को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ थी मल्टीनेशनल कंपनीज यानी MNCs, जिन्होंने पिछले 20 सालों में इंडिया में खूब इन्वेस्टमेंट किया। उनके आने से यहां नई जॉब्स क्रिएट हुई और जो लोकल कंपनीज उन्हें सामान सप्लाई करती थी, उनके लिए भी नए रास्ते खुल गए। अच्छा, इन MNCs ने पैसा लगाया कहां? उन्होंने खास तौर पर ऐसी इंडस्ट्रीज को टारगेट किया जिनके कस्टमर्स आराम से खर्च कर सकते थे, वेल ऑफ बायर्स, जैसे कि सेल फोन्स, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड और शहरी इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज। इन सभी सेक्टर्स में तो एकदम से बूम आ गया और इसका एक कमाल का रिपल इफेक्ट हुआ। सोचिए, MNCs ने सिर्फ डायरेक्ट जॉब्स ही नहीं बनाई, उनके आने से वो छोटी छोटी लोकल कंपनीज भी आगे बढ़ी जो इन बड़ी फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल सप्लाई करती थी। वो भी इनके साथ साथ ग्रो करने लगी। चलिए हमारे अगले विषय पर चलते हैं। अब आते हैं कहानी के एक और बहुत ही रोमांचक मोड़ पर। ये वो हिस्सा है जहां हम देखेंगे कि कैसे कुछ इंडियन कंपनीज इस कंपटीशन से डरी नहीं, बल्कि खुद दुनिया के बड़े खिलाड़ी बनकर उभरी। ये ग्लोबलाइजेशन का एक जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट था। कुछ बड़ी इंडियन कंपनीज ने इस मौके का ऐसा फायदा उठाया कि वो खुद ही मल्टीनेशनल्स बन गईं। सोच के देखिए, अब भारतीय कंपनीज पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैला रही थीं। और इसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स हम सब जानते हैं। टाटा मोटर्स, जिन्होंने जैगुआर लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनी को खरीद लिया। इन्फोसिस, जो आज IT सेक्टर में दुनिया भर में जानी जाती है। मेडिसिन्स में रणबाक्सी, पेंट्स में एशियन पेंट्स और यहां तक कि नट्स एंड बोल्ट्स बनाने वाली सुंदरम फास्टनर्स। ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का परचम लहराया। तो सवाल उठता है, उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, पहला कदम था कि उन्होंने कंपटीशन से सीखकर नई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के नए तरीकों में इन्वेस्ट किया। फिर दूसरा, उन्होंने अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को इतना ऊपर उठाया कि वो इंटरनेशनल लेवल के हो गए। और तीसरा, उन्होंने विदेशी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशंस किए, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और वो तेजी से आगे बढ़ी। चलिए हमारे अगले विषय पर चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खोला
और वो दरवाजा था सर्विस सेक्टर का, खास करके ऐसी सर्विसेज जिनका लेना देना आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से था। ये बिल्कुल एक नई कहानी की शुरुआत थी। इंडिया की जो असली ताकत थी सर्विसेज प्रोवाइड करने की, वो अब एक बड़ा एक्सपोर्ट बन चुकी थी। आईटी बेस्ड सर्विसेज देने वाली कंपनीज के लिए तो मानो अनगिनत नए मौके पैदा हो गए थे। इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं? कॉल सेंटर्स, जहां इंडिया में बैठे लोग अमेरिका या यूरोप के कस्टमर्स की मदद कर रहे हैं, या फिर जैसा यहां लिखा है, सोचिए कोई इंडियन कंपनी लंदन की किसी कंपनी के लिए एक पूरी मैगजीन डिजाइन और प्रिंट कर रही है। यह सर्विस एक्सपोर्ट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और ये कहानी सिर्फ कॉल सेंटर्स तक ही सीमित नहीं रही। डेटा एंट्री, अकाउंटिंग का काम, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स और यहां तक कि इंजीनियरिंग जैसी हाई स्किल जॉब्स भी अब इंडिया से पूरी दुनिया की कंपनीज के लिए की जाने लगी। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन ने कितने सारे नए मौके पैदा किए। कंज्यूमर्स को फायदा हुआ, कुछ इंडियन कंपनीज ग्लोबल चैंपियंस बन गईं। लेकिन एक आखिरी सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या इसका असर सभी भारतीयों पर एक जैसा पड़ा? क्या इसका फायदा समाज के हर तबके तक, हर इंसान तक ठीक से पहुंच पाया? इस पर जरूर सोचिए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपने ये टर्म जरूर सुना होगा, पर आखिर ये है क्या? क्यों हर देश, हर सरकार इसके पीछे है? लेट्स फाइंड आउट। तो सवाल ये है कि गवर्नमेंट्स आखिर इन फॉरेन कंपनीज को इतना भाव क्यों देती हैं? क्यों इनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता है? वेल, इसका जवाब एक ही शब्द में है, ग्रोथ। पर ये ग्रोथ आती कहां से है? चलिए, इसके जो बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं उन्हें एक एक करके आराम से समझते हैं। ओके, सो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल। बिल्कुल सीधे शब्दों में पैसा। सोच के देखिए, ये इन्वेस्टमेंट उन इंडस्ट्रीज के लिए एक लाइफलाइन की तरह है जिनके पास फंड्स की कमी होती है। और जब पैसा आता है तो वो अकेला नहीं आता, अपने साथ लाता है जॉब्स। बिल्कुल, नई फैक्ट्रीज खुलेंगी, नए ऑफिसेज बनेंगे। इसका सीधा मतलब है वहां के लोकल लोगों के लिए रोजगार ही रोजगार। ठहरिए, बात सिर्फ पैसों और जॉब्स पर खत्म नहीं होती। असली गेम चेंजर तो कुछ और है, और वो है टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। देखिए, ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने साथ सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि लेटेस्ट मशीनरी, नए सॉफ्टवेयर और मैनेजमेंट के मॉडर्न तरीके भी लाती हैं। इससे होता क्या है, हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी एकदम से बढ़ जाती है, और फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से compete कर पाती हैं। तो पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। अच्छा, अब एक चीज इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आपको अपने शहर में एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी को इनवाइट करना है। आप क्या करेंगे? सिंपल है, आप सड़कें ठीक करवाएंगे, 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, राइट? एग्जैक्टली यही होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार को मजबूरन पूरे एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर A1 करना पड़ता है। और एक और बहुत बड़ा फायदा है, इनमें से ज्यादातर कंपनीज जो यहाँ बनाती हैं वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बाहर के देशों में बेचती हैं। इससे हमें मिलता है वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। विन विन। और अब आते हैं उस फायदे पर जो सीधा हम और आप जैसे लोगों को मिलता है। जब मार्केट में इतने सारे नए प्लेयर्स आते हैं तो क्या होता है? कंपटीशन, जबरदस्त कंपटीशन। और कंपटीशन से किसका फायदा होता है? हमेशा कंज्यूमर का। हमें मिलते हैं बेटर प्रोडक्ट्स कम दाम पर, और ऑप्शंस की तो कोई कमी ही नहीं रहती। और गवर्नमेंट का क्या? वेल, उनकी तो आप कह सकते हैं लॉटरी लग जाती है। इन कंपनीज से जो टैक्स मिलता है उसी से तो देश में स्कूल, हॉस्पिटल और रोड्स बनते। तो ये तो क्लियर हो गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फायदे अनेक हैं। लेकिन इन इन्वेस्टर्स को इंडिया लाने के लिए आखिर हमारी सरकार कर क्या रही है? वेल, यहाँ आती है उनकी एक मास्टर स्ट्रैटेजी, जिसे कहते हैं SEZs, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस स्पेशल डील में ऐसा क्या स्पेशल है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या सेड्स आखिर है क्या? बस आप इन्हें एक तरह का VIP इंडस्ट्रियल एरिया समझ लीजिए। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। इनका मकसद, इनका मिशन बस एक ही है, फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया में बिजनेस करना इतना आसान, इतना प्रॉफिटेबल बना दो कि वो कहीं और जाने का सोचे भी नहीं। तो ऐसे स्पेशल डील में आखिर मिलता क्या है? वेल, दो चीजें हैं जो इन कंपनीज को अट्रैक्ट करती हैं। नंबर 1, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, मतलब 24 घंटे बिजली, साफ पानी, A1 सड़कें, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सब कुछ टॉप नॉच। और नंबर 2, जो शायद सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, 5 साल का टैक्स हॉलिडे। जी हाँ, 5 साल तक जीरो टैक्स। आप खुद सोचिए, ये किसी भी कंपनी के लिए एक ब्लॉकबस्टर डील है। ठीक है, तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हो गई, टैक्स ब्रेक्स भी मिल गई,
पर इन्वेस्टर्स के लिए इतना ही काफी नहीं है। एक और बहुत जरूरी चीज है जिस पर उनकी नजर रहती है, और वो है लेबर लॉज। यहां आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि एक तरफ है वर्कर्स के अधिकार, उनकी जॉब सिक्योरिटी, और दूसरी तरफ है कंपनीज की डिमांड कि उन्हें हायरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये इस पूरी स्टोरी का सबसे ट्रिकी पार्ट है। तो इस डिबेट को समझने के लिए दो अलग अलग अप्रोचेस को देखते हैं। एक तरफ है ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले नियम। इनका मेन मकसद होता है वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, मतलब नौकरी रेगुलर बेसिस पर दी जाती है, जॉब सिक्योरिटी होती है। और दूसरी तरफ है फ्लेक्सिबल लेबर लॉज का कॉन्सेप्ट। इसका फोकस कंपनी की कॉस्ट कम करने पर होता है। इसमें कंपनीज फ्लेक्सिबली वर्कर्स को हायर कर सकती हैं, मतलब जरूरत पड़ने पर। लेकिन ये फ्लेक्सिबली हायर करने का मतलब क्या है? ये कोर्ट इसको बिल्कुल साफ साफ समझाता है। इसका मतलब है कि जब कंपनीज पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, सोचिए जैसे फेस्टिवल सीजन में, तब वो वर्कर्स को शॉर्ट पीरियड्स के लिए, मतलब कम टाइम के लिए हायर कर लेती हैं। इससे कंपनी का काम भी निकल जाता है और उन्हें परमानेंट स्टाफ रखने की टेंशन भी नहीं होती। अब देखिए, पिछले कुछ सालों में सरकार ने कंपनीज की इस मांग को सुनते हुए लेबर लॉज में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लाई भी है। पर क्या ये काफी है? फॉरेन कंपनीज कहती हैं नॉट इनफ। उनकी डिमांड है कि उन्हें और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए ताकि वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के हिसाब से वर्कर्स को हायर और फायर आसानी से कर सकें। और बस यहीं आकर हम इस पूरे डिस्कशन के सबसे बड़े, सबसे जरूरी सवाल पर पहुंच जाते हैं, द कोर चैलेंज। ये बिल्कुल एक तराजू जैसा है, अ बैलेंसिंग एक्ट, जिसके एक पलड़े में है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट लाना ही पड़ेगा, और दूसरे पलड़े में है हमारे देश के करोड़ों वर्कर्स, जिनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। दिया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि बड़े इकोनॉमिक बदलावों का छोटे बिजनेसेस पर असल में क्या असर पड़ता है। हर एंटरप्रेन्योर की तरह रवि का भी एक सपना था। हमारी कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक टाउन होसूर से, जहां रवि ने हिम्मत और उम्मीद के साथ एक नए सफर की शुरुआत की। साल था 1992। रवि ने बैंक से लोन लिया और अपनी खुद की कंपनी शुरू की। वो कैपेसिटर्स बनाते थे। ये वो छोटे लेकिन बहुत जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं जो टेलीविजन और ट्यूबलाइट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आते हैं। सच में एकदम ग्रास रूट्स लेवल से शुरुआत। और देखिए, उनकी मेहनत रंग लाई। 1992 में शुरुआत के बाद उनकी कंपनी तेजी से बढ़ने लगी। सिर्फ 3 साल में, यानी 1995 तक उनके पास 20 वर्कर्स काम कर रहे थे, और साल 2000 तक उनकी कंपनी अपने पीक पर थी। फुल प्रोडक्शन चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल A1 जा रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। एक ऐसी चुनौती सामने आई जिसने रवि के पूरे बिजनेस को जड़ से हिलाकर रख दिया। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये था वो टर्निंग पॉइंट। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के साथ हुए एक अग्रीमेंट के तहत इंडिया गवर्नमेंट ने कैपेसिटर्स की इंपोर्ट पर से रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। इसका मतलब ये था कि अब सस्ते विदेशी कैपेसिटर्स आसानी से इंडियन मार्केट में आ सकते थे। इस बदलाव का असर सीधा रवि पर नहीं, बल्कि पहले उनके क्लाइंट्स पर पड़ा। उनके सबसे बड़े कस्टमर्स यानी टीवी कंपनीज को अब बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यानी MNCs से जबरदस्त कंपटीशन मिलने लगा। इस कंपटीशन में टिके रहने के लिए इन टीवी कंपनीज ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब वो पार्ट्स खुद बनाने के बजाय सस्ते इंपोर्टेड पार्ट्स को सिर्फ असेंबल करने लगे, और नए जोरदार कंपटीशन की कीमत चुकानी पड़ी रवि जैसे छोटे प्रोड्यूसर्स को। आइए देखते हैं कि इसका उनके बिजनेस पर सीधा फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ा। सारी बात आकर एक चीज पर रुक गई, प्राइस। एक इंपोर्टेड कैपेसिटर रवि के बनाए कैपेसिटर से आधी कीमत पर मिल रहा था। टीवी कंपनीज के लिए जो अपनी कॉस्ट्स कम करना चाह रही थी, चॉइस बिल्कुल साफ थी। और नतीजा, आज रवि साल 2000 के मुकाबले आधे से भी कम कैपेसिटर्स प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन में इतनी बड़ी गिरावट किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा और अक्सर तबाह करने वाला झटका होता है। और यहाँ हम इस कंपटीशन का इंसानी अंजाम देखते हैं। जो वर्कफोर्स कभी 20 लोगों का था, अब वो सिमटकर सिर्फ 7 लोगों का रह गया है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये नौकरियां हैं, परिवार है और उनकी रोजी रोटी है। और दुख की बात यह है कि रवि अकेले नहीं थे। हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में उनके कई दोस्त जो इसी बिजनेस में थे, उन्हें अपनी यूनिट्स पूरी तरह से बंद करनी पड़ी। ये एक पैटर्न था जो पूरे देश में दिख रहा था। रवि की कहानी एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है, लेकिन ये कोई अकेली कहानी नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इसका असर कितना व्यापक था।
एक आदमी की कहानी से अब एक नेशनल इशू की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रेशर कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में महसूस किया गया। बैटरीज, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर्स और यहाँ तक कि डेयरी और वेजिटेबल ऑयल जैसे रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स बनाने वाले छोटे मैन्युफैक्चरर्स को भी ग्लोबल कंपटीशन से यही जबरदस्त प्रेशर झेलना पड़ा। और ये नंबर इस इशू की गंभीरता को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देती हैं। एग्रीकल्चर के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। तो जब इस सेक्टर को तकलीफ होती है तो पूरी नेशनल इकोनॉमी पर इसका असर पड़ता है। इसलिए ये इतना मायने रखता है। इससे हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं, एक ऐसा सवाल जिसका सामना रवि जैसे लाखों छोटे प्रोड्यूसर्स हर रोज कर रहे हैं। ये कोट सिचुएशन को बिल्कुल ठीक से समझाता है। बड़ी संख्या में छोटे प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के लिए ग्लोबलाइजेशन ने बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं। हाँ, ग्लोबलाइजेशन के फायदे जरूर हैं, लेकिन जमीन पर कई लोगों के लिए ये अपने अस्तित्व को बचाने की एक लड़ाई बन गया है। और इसलिए हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या इस नए ग्लोबल माहौल में छोटे प्रोड्यूसर्स के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचे हैं, कम्पीट करो या खत्म हो जाओ? इसका जवाब ही रवि जैसे लाखों लोगों का भविष्य तय करेगा। आप क्या सोचते हैं? आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी के एक बहुत बड़े ट्रेंड को सामने लाती है, गारमेंट वर्कर्स की सिक्योरिटी का कम होना। चलिए देखते हैं कि कैसे वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन आम वर्कर्स की लाइफ को सीधे सीधे आके अफेक्ट करता है। इसको समझने के लिए हम एक इंसान की कहानी पर फोकस करेंगे। चलिए सुशीला की केस स्टडी करते हैं, जो गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में एक वर्कर है। उसकी पर्सनल जर्नी इन बड़े इकोनॉमिक बदलावों को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो मिलिए सुशीला से। वो 35 साल की है और उसने कई साल दिल्ली के गारमेंट एक्सपोर्ट सेक्टर में काम किया है। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये उसके जैसे लाखों लोगों के एक्सपीरियंस को दिखाती है। ये समझने के लिए कि वो आज कहाँ हैं, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। लेट 1990s में सुशीला की जॉब बिल्कुल अलग थी। वो एक परमानेंट वर्कर थी, जिसका मतलब था कि उसकी जॉब में एक स्टेबिलिटी थी। तो परमानेंट होने का आखिर मतलब क्या था? ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था। इसका मतलब था हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड और ओवर टाइम करने पर डबल पैसा। और सबसे जरूरी, इसका मतलब था जॉब सिक्योरिटी। और यहीं पर हम इस इशू के सेंटर में आते हैं। अब हम एम्प्लॉयमेंट के 2 बिल्कुल अलग दौर की कहानी देखने वाले हैं, जिसे सुशीला ने खुद एक्सपीरियंस किया है। और बदलाव बिल्कुल साफ दिखता है। अब एक टेम्परेरी वर्कर के तौर पर जो कुछ भी उसके पास पहले था वो सब चला गया है। कोई बेनिफिट्स नहीं। अगर एक दिन छुट्टी ले ली तो उस दिन की कोई सैलरी नहीं, और उसकी कमाई पहले से आधी से भी कम हो गई है। ये तो किस्मत का पूरा खेल ही पलट गया। सोचिए, इस बदलाव की पर्सनल कीमत क्या है? जब उसकी पहली फैक्ट्री बंद हुई तो काफी टाइम बाद उसे नई जॉब मिली, लेकिन वो उसके घर से 30 किलोमीटर दूर है। सोचिए, रोज इतना ट्रैवल करना, वो भी एक ऐसी जॉब के लिए जो कम सिक्योर है और पैसा भी कम देती है। चलिए इस नंबर पर 1 सेकंड के लिए रुकते हैं। पहले से आधी से भी कम कमाई करना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका है। ये कोई छोटी मोटी सैलरी कट नहीं है, ये उसकी जरूरतें पूरी करने की एबिलिटी पर अचानक से हुआ एक बड़ा हमला है। और इतनी कम सैलरी कमाने के लिए उसकी वर्क लाइफ बिल्कुल रुकती नहीं है। वो सुबह 7:30 बजे घर से निकलती है और रात को 10 बजे तक लौटती है, और ये वो हफ्ते के 7 दिन करती है। एक दिन की छुट्टी का मतलब है उस दिन कोई पैसा नहीं। और यहीं से हमारा मेन सवाल शुरू होता है। सुशीला की कहानी दिल तोड़ने वाली है, पर यह अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे बड़ी इकोनॉमिक फोर्सेस काम कर रही हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी और उसके जैसे लाखों लोगों की जिंदगी इतनी ड्रामेटिकली बदल दी? इसका जवाब एक शब्द में ग्लोबलाइजेशन है। दुनिया भर के कंपटीशन के प्रेशर ने इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से बदल दिया है, और जैसा कि हम देख रहे हैं, इसने जमीन पर काम करने वाले वर्कर्स की जिंदगी को बहुत गहरे से बदल दिया है। इसी वजह से फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड बढ़ा। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी उन कंपनियों के लिए तो अच्छी है जो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से ऑर्डर्स लेते हैं, लेकिन वर्कर्स के लिए इसका मतलब है कि उनकी जॉब्स अब सिक्योर नहीं है। उन्हें फैक्ट्री की जरूरत के हिसाब से हायर किया जाता है और निकाल दिया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये फ्लेक्सिबल होने का प्रेशर आखिर काम कैसे करता है। ये एक चेन रिएक्शन है जो बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड से शुरू होता है और आखिर में सुशीला जैसे लोकल वर्कर्स को सीधे आके इफेक्ट करता है। ये शुरू होता है यूरोप और अमेरिका की बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यानी एमएनसीज से, जो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे सस्ता माल मांगती हैं। इसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स को उन बड़े ऑर्डर्स के लिए
आपस में जबरदस्त कंपटीशन करना पड़ता है और जीतने के लिए उन्हें अपने खर्चे कम करने पड़ते हैं। और सबसे आसान खर्चा कौन सा है कम करना? लेबर कॉस्ट। और देखिए ये कैसे किया जाता है। परमानेंट स्टाफ की जगह वो सुशीला जैसे टेम्पररी वर्कर्स को हायर करते हैं। इस तरह उन्हें पूरे साल सैलरी नहीं देनी पड़ती। वो वेजेस कम रखते हैं और डेडलाइंस पूरी करने के लिए लंबे वॉकिंग आवर्स और ओवरटाइम करवाते हैं। यहां लिखा हर एक पॉइंट सीधा सुशीला के साथ जो हुआ उससे जुड़ता है। ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाता है, फेयरनेस के बारे में। हमने देखा कि यह सिस्टम सस्ते में सामान बनाने के लिए कितना एफिशिएंट है, लेकिन इस एफिशिएंसी का असली फायदा किसको हो रहा है? सच्चाई ये है कि ये जबरदस्त कंपटीशन बड़ी एमएनसीज के लिए तो बहुत शानदार है। इससे उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, लेकिन वर्कर्स जो इस पूरे सिस्टम का इंजन है, उन्हें उनका जायज हक नहीं मिलता। तो चलिए इसका रिजल्ट बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं। सप्लाई चेन के टॉप पर बैठी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए ग्लोबल प्रोडक्शन का ये मॉडल एक बहुत बड़ी सक्सेस है, जिससे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। लेकिन सुशीला जैसे वर्कर्स के लिए नतीजा एकदम उल्टा है। इस सिस्टम की सारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है, जिसके बदले में उन्हें मिलती है कम सैलरी, लंबे काम के घंटे और बिल्कुल जीरो जॉब सिक्योरिटी। उसकी वो पुरानी स्टेबिलिटी अब कॉर्पोरेट प्रॉफिट के लिए कुर्बान हो गई है। और ये हमें इस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर छोड़ देता है। सुशीला की कहानी हमें दिखाती है कि ग्लोबलाइजेशन पैसा और मुनाफा बनाने में बहुत इफेक्टिव है, लेकिन ये हमें यह पूछने पर भी मजबूर करती है किसके लिए, और उस मुनाफे की इंसानी कीमत क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, आखिर ये है क्या और इसमें इतना संघर्ष क्यों है? आइए समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन ये शब्द हम सबने सुना है और ये अब हमारी दुनिया की एक सच्चाई भी है, पर अहम सवाल ये है कि क्या इसका फायदा सबको बराबर मिला है? एविडेंस तो कुछ और ही कहानी बताता है, एक ऐसी कहानी जो थोड़ी अनफेयर लगती है। तो ये जो अनफेयरनेस है ये दिखती कैसे है? देखिए, एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, स्किल्स हैं और पैसा है। उनके लिए तो ग्लोबलाइजेशन ने समझ लीजिए दुनिया भर के दरवाजे खोल दिए हैं। वो न्यू अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन फिर आती है दूसरी तस्वीर, जहां एक बहुत बड़ी आबादी है जिनके लिए ये सारे फायदे अभी भी एक दूर के सपने जैसा है। तो इससे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन को रोकना तो अब आसान नहीं है, ये एक रियलिटी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इसे ज्यादा फेयर कैसे बना सकते हैं, इसे सबके लिए बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। चलिए इसी को आगे एक्सप्लोर करते हैं। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक मेकिंग ग्लोबलाइजेशन फेयर की तरफ बढ़ते हैं। इस फेयरनेस को पाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन का आखिर मतलब क्या होता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। ओके, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन के आप कह सकते हैं दो मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, यानी ऐसे मौके क्रिएट करना जो हर किसी तक पहुंचे, चाहे वो शहर में रहता हो या गांव में। और दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंश्योर करना कि ग्लोबलाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं, जो ग्रोथ है, वो सब में आपस में ठीक से शेयर हो, ना कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की जेब में चला। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक द गवर्नमेंट्स मेजर रोल की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये फेयरनेस लाएगा कौन? ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी है? वेल, इसमें सबसे बड़ा और सबसे क्रूशियल रोल है गवर्नमेंट का। आइए देखते हैं कैसे। इसका जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो बहुत सिंपल है लेकिन उतना ही पावरफुल। सरकार की पॉलिसीज का फोकस सिर्फ अमीर और पावरफुल लोगों पर नहीं हो सकता। उन्हें देश के हर एक नागरिक, हर एक इंसान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग ऑल द पीपल, छोटे से छोटे किसान से लेकर बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक। तो आखिर गवर्नमेंट कर क्या सकती है? वेल, यहां कुछ की एक्शंस हैं। नंबर 1, लेबर लॉज को ठीक से इंप्लीमेंट करवाएं ताकि वर्कर्स के राइट्स प्रोटेक्ट हो सके। नंबर 2, छोटे प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करें, उन्हें कॉम्पिटिटिव बनने में मदद करें। नंबर 3, अगर जरूरत पड़े तो लोकल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स का इस्तेमाल भी करें। नंबर 4, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में फेयर रूल्स के लिए नेगोशिएट करें। और फाइनली नंबर 5, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर एक टीम बनाएं ताकि WTO में डेवलप्ड कंट्रीज के डोमिनेशन के खिलाफ लड़ा जा सके। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पावर ऑफ द पीपल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की ही है? बिल्कुल नहीं। फेयरनेस के स्ट्रगल में आम लोगों की ताकत यानी पावर ऑफ द पीपल एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकती है। और पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा भी है, इसने ये साबित भी कर दिया है, जब लोग एक साथ आते हैं ना, तो वो इस पूरे स्ट्रगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनकी जो कलेक्टिव आवाज है, उससे सच में एक्चुअल पॉलिसीज में बदलाव आता है। तो ये बदलाव आता कैसे है? वेल, ये होता है मैसिव कैंपेन्स के जरिए।
लोग सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अपनी बात रखते हैं। ये होता है पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, जैसे ट्रेड यूनियंस या फार्मर्स ग्रुप्स, जो उनकी आवाज को सही जगह यानी पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाते हैं। आप जानते हैं, इन्हीं तरीकों से लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े ट्रेड डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस किया है। दिस इज द ट्रू पावर ऑफ द पीपल इन एक्शन। तो जैसा कि हमने देखा, फेयर ग्लोबलाइजेशन कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है जिसमें गवर्नमेंट और लोगों दोनों को अपना अपना रोल निभाना होगा। और इसी के साथ हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, इस संघर्ष में आपका रोल क्या हो सकता है? We hope you have enjoyed the full video and economics concepts related to globalization and the Indian economy are crystal clear to you. Do show us your support by pressing the like and subscribe button. See you in next video. Till then, bye-bye.